लास्ट लेक्चर में अपने इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। ठीक है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपने देखा जाए बीपीटी के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सेंट्रल मेटल आयन और जो लिगेंड है, तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में अपने कह सकते हैं कि हमारे पास मेटल और ये हमारे पास हो गया लिगेंड। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड था वो हमारे पास था कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बीबीटी के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आज जो हमारे पास जो थ्योरी चल रही है वो थ्योरी हम कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने अपने दी थी, तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट का जो नेम आता है वो हमारे पास बेथे साइंटिस्ट थे। इन बेथे ने हमको जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी। ठीक है, पहली बात। तो सेकंड चीज अगर अपने करें कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो अपने पास सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन सा है, तो इन्होंने इसके बॉन्ड के बारे में बताया कि ये कहता है कि ये बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। मींस यहां पर ये कह रहा है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज इसकी जो मेन चीज है, बेथे ने ये कहा था कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहा है, सीएफटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, वैसे नहीं कह रहे अपने, सीएफटी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है या जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसको अपने कह सकते हैं कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने कहें कि ये जो मेटल है वो मेटल किसकी तरह से बिहेव करेगा, एज ए कैटायन। ठीक है, मींस मेटल पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कौन सा होगा, मेटल के ऊपर अपने जो सीएफटी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि हमेशा मेटल पर जो चार्ज होता है वो क्या कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सेकंड चीज जो लिगेंड है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लिगेंड एज ए एनायन एक्ट करता है। ठीक है, लिगेंड किसकी तरह से एक्ट करेगा, एज ए एनायन एक्ट करेगा। मींस उस पर सीएफटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिगेंड पर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मींस यहाँ पर जो लिगेंड है वो एक डायपोल की तरह से बिहेव करेगा। किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक डायपोल की तरह से बिहेव करेगा। तो डायपोल जो कोई भी डायपोल अपने जो 11th क्लास में स्टडी की हुई है, जो इंटरेक्शन वान डेर वाल्स फोर्स के अंदर अपने बताया था कि जब भी कोई डायपोल एक चार्जेबल स्पीसीज के तरफ आता है, उससे अट्रैक्ट होता है, तो वो जो डायपोल है वो अगर नॉन पोलर टाइप का भी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपने पास जो लिगेंड है वो लिगेंड अगर चार्जेबल टाइप के, जैसे अपने पास कैटायनिक लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है। ठीक है, सेकंड चीज अपने पास हो सकती है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड कैसा हो सकता है, न्यूट्रल टाइप का भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, इसके अंदर कंडीशन दो टाइप की हमारे पास कंडीशन यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर अपने पास यहाँ पर लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन किस बीच में होगा, यहाँ पर मेटल है वो किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, एज ए आयन की फॉर्म में, तो अपने कह सकते हैं आयन। सेकंड डायपोल, लिगेंड किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, डायपोल की तरह से। तो यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन हुआ, आयन डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटल और जो लिगेंड है, उस मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, उस इंटरेक्शन फोर्स को अपने क्या नाम दे सकते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करें कि ये तो आपको क्लियर होगी चीज यहाँ पर कि जो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स किस टाइप का होगा, उसको तो अपने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मींस आयनिक बॉन्ड होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि अगर लिगेंड पर कोई चार्ज है तो चार्जेबल मींस लिगेंड यहाँ पर एज ए एनायन बिहेव करेगा और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एज ए कैटायन बिहेव करेगा।
अगर लिगेंड न्यूट्रल टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 की बात करते हैं, CO की बात करते हैं, तो वहां पर NH3CO एज ए डायपोल मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे, ठीक है। तो NH3 है या CO मॉलिक्यूल है, जैसे CO मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, तो CO मॉलिक्यूल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके तरह बिहेव करेगा, एज ए अपने पास डायपोल बिहेव करेगा, और इस डायपोल में जो सेंट्रल मेटल आयन है ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स की बात की आपसे अगर एग्जाम में आता है, तो पहली चीज तो अपने का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर और डिटेल में कहता है तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों के बीच किस टाइप का इंटरेक्शन फोर्स प्रेजेंट है, तो अपने का आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर होगी अपने पास। तो बेथे के अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर इनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन फोर्स प्रेजेंट है उसकी अपने बात यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पर आगे बात करें कि अपने पास जब आइसोलेट मॉलिक्यूल है, कोई भी मेटल जो आयन है, वो मेटल आयन क्या है, अगर अपने पास मेटल की अगर अपने बात करें कि मेटल जो आयन है, आयन की फॉर्म में हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल की फॉर्म में जैसे अपने पास NiCO4 का एग्जांपल है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 आ रहा है यहाँ पर। अगर देखिए NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। NiCN4 में देखें तो यहाँ पर जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो कौन सा आता है, +2 आता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास बात करते हैं कि जब अपने हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे किसके अंदर, VBT के अंदर, तो वहां पर अपने पास एक चीज क्लियर नहीं हो रही थी। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिए गए थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था CuNH3+2 ये एग्जांपल दिया था। तो बच्चों ने इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकाला था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसा बनना चाहिए, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी चाहिए अपने को। लेकिन एक्चुअल में जो CuNH3+2 है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है वो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू VBT। अगर अपने बात करते हैं मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। अब ये कैसे हुआ, इस चीज के बारे में अपने को VBT क्लियर नहीं कर पाती है। तो VBT की अपने कह सकते हैं ये कमी है एक तरीके से, जो ये क्लियर नहीं कर पाती है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन बन रहा है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो मींस अपने जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जैसे अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि ये तो अपने पास सेम ले रहा है, चेंज क्या है कि यहाँ पर तो जो D है वो कौन सा है, Nd है, और यहाँ पर जो D है वो कौन सा है, N-1D है। तो अपने जो हाइब्रिडाइजेशन में ये क्लियर नहीं हो पाता कि जो D ऑर्बिटल है वो कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मीन यहाँ पर जो VBT में कमी रही वो D ऑर्बिटल की वजह से ही रही है। तो अपने यहाँ पर D ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा डिटेल में CFT के अंदर अपने करते हैं। तो अपने पास अगर जो D ऑर्बिटल है, जब कोई मेटल आयन आइसोलेट होता है, तो आइसोलेट होने की कंडीशन में जितने अपने पास कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5d ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अपने पास ये कहते हैं कि हमारे पास जब जो सेंट्रल मेटल आयन है वो सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, आइसोलेट फॉर्म में है। तो आइसोलेट फॉर्म में होने पर इन जो d ऑर्बिटल्स हैं अपने पास टोटल 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये 5d ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी क्या होता है, इक्वल होती है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता है कि जब ये आइसोलेट फॉर्म में है। तो इनको अपने क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नाम दिया जाता है। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे अपने, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अपने क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हैं, जब d ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल आयन की जो d ऑर्बिटल्स हैं वो आइसोलेट फॉर्म में होते हैं
तो आइसोलेट फॉर्म में इनको क्या कहा जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, डीजेनरेट मींस इनकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं है, इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स को अपने क्या बोला जाता है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे अगर अपने चले तो अपने डी ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर तो अपने देखते हैं सेम है, और इन दोनों डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने देखें तो अगर अपने पास dxy dyz को अगर अपने बनाते हैं तो जैसे अपने पास ये dxy हो गया, ठीक है, ये अपने पास dyz हो गया, और इसी तरह से अपने पास ये कौन सा हो गया, हमारे पास dzx हो गया। ठीक है, जैसे अपनी इस एक्सिस को क्या मान लें, x, ये होगी y, यहाँ पर ये y है तो इसको अपने z के फॉर्म में ले लिया, जैसे ये z की फॉर्म में है तो इसको अपने किस फॉर्म में ले लिया, x की फॉर्म में ले लिया। मींस इन तीन डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो कहाँ है, एक्सिस के बीच में आ रही है। ठीक है, लेकिन दोनों के बाकी जो बच्चों की देखते हैं, जैसे dx² - y² की देखें तो इनकी जो डी ऑर्बिटल्स की जो लोब है वो कहाँ आ रही है, एक्सिस के ऊपर आ रही है। ठीक है, इस तरह से dz² की बात करें तो dz² में भी जो लोब्स है वो कहाँ आ रही है, एक्सिस के ऊपर आ रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अपने डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल तो इक्वल है, जब वो आइसोलेट फॉर्म में है तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स नाम दे दिया। इन डी ऑर्बिटल्स के अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल की अगर अपने बात करें तो इनकी जो लोब्स है वो कहाँ आ रही है, वो एक्सिस के बीच में आती है। और जो dx² - y² और dz² की बात करें तो इनकी जो लोब्स है वो कहाँ आती है, एक्सिस के ऊपर आती है। तो इस तरह से अपने इनको स्ट्रक्चर के बेस पर इन डी ऑर्बिटल्स को दो पार्ट्स में अपने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, इसलिए इन तीन ऑर्बिटल्स को CFT के अकॉर्डिंग अपने जो नाम दे दिया जाएगा वो नाम दे दिया जाएगा T2G ऑर्बिटल। ठीक है, इन ऑर्बिटल को क्या नाम दिया जाएगा, T2G ऑर्बिटल्स। और ये जो दो ऑर्बिटल्स आपके पास हैं इनको नाम दे देंगे अपने EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मींस यहाँ पर ये जो 3 थे इनको अपने बोल दिया T2G ऑर्बिटल, और ये जो 2 थे इनको बोल दिया अपने EG ऑर्बिटल्स, अपने नाम दे दिया गया है। ठीक है, आगे अपने चलिए कि जब अपने पास जो ये CFT है, CFT को अपने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड पर अप्लाई करते हैं। अपने CFT थ्योरी को जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है उन पर अप्लाई किया जाए, तो उन पर अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखें। तो अपने पास सबसे पहले जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 है, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अपने जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम या क्या है, अपने पास आयन है। ठीक है, तो M क्या चीज है अपने पास, अपने कह सकते हैं ये सेंट्रल मेटल आयन हो सकता है या सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है, अगर अपने स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपनी बात करते हैं, यहाँ पर ये जो मेटल हो गया और ये इसके ऊपर कौन अटैच हो रहे हैं, लिगेंड अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिगेंड अटैच हो गए। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास लिगेंड है और ये अपने पास मेटल है। तो CFT के अकॉर्डिंग अपने पास जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, मींस वो एक कैटायन की तरह से एक्ट कर रहा है, और लिगेंड पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, मींस वो एक एनायन की तरह से एक्ट कर रहा है। तो ये लिगेंड जिनके ऊपर अपने चार्ज कौन सा मान रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं, वो न्यूट्रल टाइप का हो सकता है। जैसे हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने लिगेंड को न्यूट्रल भी बताया था, कैटायनिक भी बताया था, एनायनिक भी बताया था, लेकिन CFT सिर्फ इनको इनके ऊपर एनायनिक, एक एनायन की तरह से इनको बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास लिगेंड है, तो क्या होगा कि ये अपने पास मेटल की तरफ जब लिगेंड आ रहे हैं तो एक्चुअल में ये जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब ये लिगेंड उस मेटल के डी ऑर्बिटल के तरफ आए, क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो कैटायन एनायन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन, अब कैटायन एनायन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उस कैटायन में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है
वो इन लिगेंड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अपने यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए कि ये अपने पास डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया कि ये अपने पास डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जनरेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से कि यहां पर मेटल तो लिगेंड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अपने कहेंगे कि जब ये जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो किसके टच में आ जाएंगे, लिगेंड के टच में आ जाएंगे। ठीक है, तो लिगेंड के टच में आने से अपने कह रहे हैं कि इनका जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल फॉर्म के कंपेयर करें तो। ठीक है, तो अपने क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड की प्रेजेंस में इनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया। इन 3 ऑर्बिटल को T2G नाम दिया था और इन 2 ऑर्बिटल्स को अपने क्या कह दिया, AG ऑर्बिटल्स का दिया आपने। अब ध्यान दीजिए आप कि यहां पर जो लिगेंड आ रहे हैं वो लिगेंड कहां से आ रहे हैं, जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। ये अपने पास एक्सिस है, ठीक है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो मींस जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आ रहे हैं वो एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, अब एक्सिस के ऊपर से आने से क्या होगा, अपने पास जो डी ऑर्बिटल्स थे उनकी स्ट्रक्चर कैसे थी, अपने पास जो T2G ऑर्बिटल्स थे उनकी स्ट्रक्चर इस टाइप की थी और जो हमारे पास EG ऑर्बिटल थे उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की थी। मींस T2G ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहां है, यहां पर है। मींस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, इन T2G ऑर्बिटल में एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के ऊपर बहुत ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की। और जो EG ऑर्बिटल्स हैं, इन EG ऑर्बिटल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जब लिगेंड टच में है तो लिगेंड तो कहां से आ रहा है, एक्सिस के ऊपर से आ रहा है। ठीक है, इन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन उसके सामने आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव ही होता है, तो वो उसको रिपेल करेंगे। तो अपने देखें कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा किसमें होगा, इन T2G ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्शन होगा या AG ऑर्बिटल्स में। तो अपने कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स में तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहां है, एक्सिस के बीच में, और लिगेंड कहां से आ रहा है, एक्सिस के ऊपर से। तो लिगेंड इस तरह से आ रहा है और जो ये हमारे पास एक्सिस होगी तो एक्सिस के ऊपर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन तो यहां प्रेजेंट है। मींस इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। दूसरी तरफ बात करें जो EG ऑर्बिटल्स हैं, तो EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट भी यहां पर है और लिगेंड भी इस तरफ से आ रहा है। मींस एक दूसरे के सामने से आएंगे ये, तो मींस इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो D ऑर्बिटल्स है जब वो लिगेंड के टच में आए तो लिगेंड में टच में आने पर रिपल्शन की वजह से यहां पर इन जो D ऑर्बिटल थे, जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स थे, वो रिपल्शन की वजह से वो 2 एनर्जी लेवल में डिवाइड हो गए। ठीक है, जिनमें रिपल्शन ज्यादा होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जिनमें रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो आपने कहा कि T2G ऑर्बिटल में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। तो T2G ऑर्बिटल में रिपल्शन कम होने की वजह से इनकी एनर्जी भी क्या होगी, लो ग्रेड में चलेगी। और EG ऑर्बिटल में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इनकी एनर्जी किस में चलेगी, हाई ग्रेड में चलेगी। ठीक है, ये इनका एक्चुअल लेवल था। तो इस एक्चुअल लेवल से T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी कहां गई, नीचे की तरफ चली गई। तो T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो तो लो ग्रेड में चली गई और EG ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो हाई ग्रेड में चली गई। ठीक है, तो यहां पर इनको डिवाइड करने से EG ऑर्बिटल को जो डिवाइड करने की जो एनर्जी थी, इसलिए इसको अपने क्या बोल दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नाम दे दिया, मींस CFST। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, CFST, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो d ऑर्बिटल्स थे वो d ऑर्बिटल्स की डिफरेंट टाइप की ओरिएंटेशन होने की वजह से उनमें रिपल्शन भी क्या हुआ, डिफरेंट टाइप का हुआ, ठीक है। Eg ऑर्बिटल में रिपल्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और T2g ऑर्बिटल में जो रिपल्शन हुआ वो क्या हुआ, कम हुआ, जिससे अपने पास यहाँ पर जो T2g ऑर्बिटल्स और Eg ऑर्बिटल्स है वो दो कैटेगरी में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इस कन्वर्जन के लिए जो डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स थे वो मेटल आयन के अंदर जो डिफरेंट सेट के अंदर डिवाइड हो गए, जिनकी डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है जो लिगेंड के लिए, इसको अपने क्या नाम ले दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नाम ले दिया, जिससे अपने पास यहाँ पर क्या हो गया कि जो d ऑर्बिटल्स की क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल की क्या होगी, स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक अपने पास। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल का मतलब हो गया एनर्जी डिफरेंस, और का मीनिंग अपने पास क्या लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो इस एनर्जी डिफरेंस को अपने क्या बोल दिया, डेल ओ नाम दे दिया, ठीक है। ये जो एनर्जी है इसको अपने 3/5 बोल सकते हैं जो, और ये कितनी अपने पास 2/5 है, ठीक है। तो जो Eg ऑर्बिटल की जो एनर्जी जो ओरिजिनल लेवल था, ग्राउंड लेवल था, उससे वो कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, 3/5, और जो T2g ऑर्बिटल्स हैं वो कितनी डाउन में चले गए, 2/5 डाउन में चले गए। तो इनका जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी से क्या हो जाती है, इनके अंदर क्या जाता है, अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपने पास जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल से अपने पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आया, इनके लिए तो आ गया 3/5 डेल ओ आ गया, और ये कितना आ गया, 2/5 डेल ओ अपने पास आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो अपने पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, और जो इनको डिवाइड करने के लिए, स्प्लिटिंग करने के लिए जो एनर्जी थी, इसको अपने क्या बोल दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, T नहीं E, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इनको एनर्जी कितनी चाहिए अपने को, डेल ओ। तो टोटल जो ये डेल ओ है वो कितनी होती है अपने पास, 10 dq होती है। टोटल जो डेल ओ है वो कितनी है, 10 dq है, जिसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया। इस एनर्जी को अपने क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको नाम अपने दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर ली कि क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।